Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो वेलकम स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। और साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 कर रहे हैं। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने वीडियो के 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जो आप वीडियो की प्लेलिस्ट से जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो के 2 पार्ट नहीं देखे हैं देन जाके प्लीज़ पहले उसे वॉच करिए, देन ही आपको ये तीसरा पार्ट समझ में आएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज का मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि सर वीडियो काफ़ी स्लो चलती है और थोड़ी लंबी बन जाती है। तो उसके लिए आपके लिए सोल्यूशन ये है कि आप इससे वीडियो को 1.25x की स्पीड से देखिएगा, जो आपके यूट्यूब की सेटिंग में जाके वीडियो की सेटिंग में जाके हो जाती है। तो आप वीडियो को इस स्पीड से देखेंगे तो आप कम समय में पूरे टॉपिक को जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर फोकस ज़रूर करिएगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि जो नाज़ी लोग थे उनका विश्व दृष्टिकोण कैसा था, यानी कि जिस टाइम तक नाज़ी पार्टी चल रही थी उनका उस समय में वर्ल्ड वाइड व्यू क्या था नाज़ी को लेकर, और उसके बाद उन्होंने नस्लीय राज्य की स्थापना क्यों करी थी, रेशियल स्टेट्स जो थे उसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे करी थी, एंड देन उन्होंने रेशियल यूटोपिया करके जो है वो पॉइंट हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं नाज़ी के व्यू के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि नाज़ी विचारधारा ना पूरी तरीके से जर्मन के अंदर हिटलर की विचारधारा के हिसाब से चलती थी। यानी कि जो हिटलर सोचता था वही सभी लोग वहाँ के लोग नाज़ी पार्टी का जो व्यू होता था वही पूरे जर्मनी का व्यू होता था। तो इसलिए मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि विश्व में अगर किसी का भी वर्ल्ड वाइड व्यू देखा जाए तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि नाज़ी की पार्टी के टाइम पे जर्मनी में सभी को बराबर का हक नहीं मिलता था, समानता पर विश्वास नहीं करते थे वो लोग। इसलिए हमेशा वो लोग नस्लीय पद क्रम अनुसार सोशल हायरार्की सिस्टम, रेशियल हायरार्की सिस्टम के हिसाब से ये लोग चलते थे। यानी कि जो नाज़ी पार्टी थी उनका सिर्फ और सिर्फ यही मानना था कि जो जर्मन आर्यंस लोग हैं, यानी कि उनके अनुसार जो नॉर्मैडिक आर्यंस लोग हैं वही सबसे ऊपर शीर्ष हाशिए पे हैं बच्चे वो, और अदरवाइज यहूदी हैं और उसके बाद काफ़ी और भी लोग हैं जिनके प्रति लोगों की कट्टर भावनाएं, ज्यूइश लोग जिन्हें आप बोलते हैं यहूदी लोग, उनके खिलाफ यहाँ पे नाज़ी पार्टी का यानी कि जर्मनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जर्मन जो आर्यंस बच्चे होते थे उनको पीक पर रखा जाता था, ऊपरी पोस्ट पर रखा जाता था, जबकि यहूदी यानी कि ज्यूइश लोगों को हमेशा निचले पायदान पर रखा जाता था कलर बेसिस पे। तो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब ये सब किस वजह से हो रहा था? ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि हिटलर की आइडियोलॉजी ना 2 बंदों के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। एक थे हमारे चार्ल्स डार्विन और एक थे हमारे हर्बर्ट स्पेरेंस, 2 विचारधारक थे। चार्ल्स डार्विन वैसे तो एक प्राकृतिक साइंस के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने उस समय पे क्या कहते हैं विकास और प्रकृति दोनों में यानी कि पौधों में और जानवर के निर्माण के लिए उन्होंने बताया था, एक अवधारणा दी थी उन्होंने, तो इसे समझना ज़रूरी है। दूसरा जिससे वो ज़्यादा प्रभावित थे वो थे हमारे हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने बताया था कि कैसे जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ वही प्रजाति जिंदा रह सकती है जो बदलती परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके। तो हिटलर का इन दोनों पे हिटलर जो विचारधारा मानता था वो इन दोनों की विचारधारा बहुत ही ज़्यादा मानता था, और दैट इज़ वाई इस वजह से प्रकृति के अंदर इसका मतलब ये हो गया कि प्रजाति वही रह सकती है जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल सकती है। इसी वजह से पूरे के पूरे साम्राज्य के अंदर नस्ली विचारधारा जो थी, रेशियल जो वर्ल्ड वाइड व्यू था वो बहुत तगड़ा था। इसी वजह से हिटलर की जो विचारधारा थी वो यही थी कि जो बेचारे जो जर्मन आर्यंस बच्चे हैं वो हमेशा हेड पे रहेंगे, बड़ी पोस्टों पे रहेंगे और जर्मन के अंदर उन्हीं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, जबकि यहूदी यानी कि जूइश लोगों के साथ गंदा व्यवहार यानी कि उन्हें हमेशा निचले पायदान पे रखा जाएगा। सो किस लिए हो रहा है? क्योंकि आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मैच कर रही है
हिटलर किसी न किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, दैट इज़ वाई ऐसा यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। यानी कि कमज़ोर नस्ल जो है अब इसके हिसाब से ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रजाति बदलते समय में अपने आप को ढाल नहीं सकती वो ख़त्म हो जाएगी, और जो प्रजाति बदलते समय में अपने आप को ढाल लेगी वो ज़िंदा रहेगी और वो ताकतवर रहेगी। इसीलिए आर्यंस नस्ल के जो बच्चे हैं वो ताकतवर हैं, शुद्ध हैं, और उन्हीं को ही वर्चस्व और शक्ति मिलेगी। ठीक है ना? तो इस पे फोकस ज़रूर करना है आपने। यानी कि जो हिटलर है उसका मानना सिर्फ और सिर्फ यही है कि नाजी जो लोग हैं ना, उनकी आइडियोलॉजी यही रही कि वही लोग हमेशा मजबूत रहेंगे, बाकी सारी जातियां ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो इन्फ्लुएंस था हिटलर के मन में वो था, थोड़ा सा वर्ड मैंने हाईलाइट करा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा कि मैं इसे नहीं पढ़ पाऊँगा। अब थोड़ा सा जर्मनी का स्पेशल वर्ड है ये, तो आप इस पर फोकस ज़रूर करिएगा। इसमें ये फोकस करके यही बोला गया था कि भू राजनीति के बेस पे उनका यही मानना था कि लोगों को बसने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती थी। दैट इज़ वाई जो जर्मनी का शासक था वो अपनी डायनेस्टियों को बढ़ाने की कोशिश करता था। तो आप देख सकते हैं ये दो विचारधाराओं से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो, एक जो इससे पहले हमने देखा और दूसरी विचारधारा ये थी। इसके हिसाब से वो अपनी जर्मनी की जो प्लेसेस होती थी, ज़मीनें होती थी, इसलिए बढ़ा के रखता था ताकि क्या कहते हैं वो संसाधनों का बेहिसाब तरीके से इस्तेमाल कर सके। सो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब इसी वजह से पूर्व में हिटलर जो है वो जर्मनी की अपनी डायनेस्टियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि भौगोलिक दृष्टि से क्या कहते हैं वो अपनी डायनेस्टियों को बढ़ा सके, जैसा उसने यूएसएसआर के अंदर पोलैंड से छीनकर किया था। ठीक है। अब जब जर्मनी के अंदर उसकी सरकार चल रही थी तो उसने, क्योंकि यहूदी लोगों को, जूइश लोगों को नीचे रखा था और जो अपने आर्यंस बच्चे थे उनको ऊपर रखा था। दैट इज़ वाई जर्मनी के अंदर एक विशेष नस्लीय समुदाय जो है उसे बनाने की कोशिश करी गई। उसने ये कहा कि जो बच्चे क्या कहते हैं अनडिज़ायरेबल हैं, यानी कि जो बच्चे शारीरिक रूप से पैरालाइज हैं, उन्हें पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अब चाहे इसमें क्या कहते हैं वो जूइश बच्चों को मार रहा हो या डिसेबल्स बच्चों को मार रहा हो, वो बहुत अलग हो सकता है। इससे सिर्फ और सिर्फ यही होगा जो डिज़ायरेबल लोग हैं, यानी कि जो लोग क्या कहते हैं वही जो फिलॉसफी दी हुई थी कि प्रकृति के अनुसार जो बच्चे क्या कहते हैं जो पेड़ पौधे सिचुएशंस को अपने हिसाब से ढाल लेंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो सेम टू सेम यही फिलॉसफी यहाँ पे भी अपनाई जा रही है कि जो डिसेबल हैं, जो जूइश लोग हैं और जितने भी वो लोग हैं तो वो ख़त्म हो जाने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो आर्यंस बच्चे हैं वही बने रहने चाहिए। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि इससे ये तो फैक्ट हो जाता है कि यहूदी लोगों को बहुत ज़्यादा निचली स्टेज पे रखा जाता था, है ना। ऐसा इसीलिए तो ऐसे सोच क्यों थी, मतलब जो नाजी की विचारधारा थी कि यहूदी लोग जो हैं हमेशा क्या कहते हैं उनके दुश्मन हैं और उनको हमेशा नीचे ही रखना चाहिए। उनका कहना सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से था कि उनकी कहीं ना कहीं सोच ये थी कि उनके जो ईसा मसीह थे ना, जीसस क्राइस्ट जो थे, उनकी हत्या करने वाले जो लोग थे ना ये यहूदी थे, ये जूइश लोग थे जिन्होंने इनकी हत्या करी थी। सो दैट इज़ वाई अब उनकी गॉड की जिन्होंने हत्या करी थी तो इसीलिए उनकी विचारधारा यही रहती है कि ये हमेशा क्या कहते हैं निचली पोस्ट पे ही रहने चाहिए समाज के अंदर। इवन यहाँ तक देखा गया कि यहूदी लोग जो थे ना शुरुआती समय में वो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे, तो उनसे उन्हें रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। इवन वो लोग क्या करते थे, वो लोग व्यापार करते थे, धन उधार दिया करते थे। दैट इज़ वाई जर्मनी के लोग उन्हें सूदखोर के नाम से भी जानते थे और ये एक तरीके की गाली है जर्मनी के अंदर जो उन्हें दी जाती थी। तो धीरे धीरे करते इन सब चीज़ों को उनसे छीना गया, समय समय पर उनके लिए हिंसा, ज़मीन से उन्हें हटा देना, यहूदियों को सताना, जैसे उन्हें गैस चैम्बर के अंदर डाल देना वगैरह वगैरह, ये सारे काम होते रहते थे। सो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट कि इस टाइम पीरियड में बेचारे क्या कहते हैं यहूदी लोगों का जर्मनी के अंदर जीना कितना हराम हो रखा होगा, कितनी गंदी तरीके से लोग अपना दरिद्रता की जीवन गुजर बसर कर रहे होंगे। सो नाजियों ने यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहा और जिस समय क्या कहते हैं नाजी पार्टी चुन के आई थी
1933 से 1938 के बीच में। इसमें यहूदियों को आतंक का जीवन और अलगाववाद का जीवन जीना पड़ा था। और दूसरे चरण की बात करें जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, तो उस समय पे तो बहुत ज़्यादा बुरी बात हुई थी। इन यहूदियों को गैस चैम्बर के अंदर ले जाके मारा गया था, तो ये बहुत बुरा था। और फिर यहाँ पे नस्लीय यूथोपिया अगर हम बात करें तो इसके अंदर पूरी तरीके से दूसरे प्लेसेस पे जहाँ पर क्या कहते हैं जर्मनी ने पोलैंड के हिस्से को कब्जाने की कोशिश करी थी। आपको मैप में दिखाई दे रहा है कि जर्मनी ने पोलैंड के कुछ हिस्से को भी कब्जा लिया था। तो पोलैंड के अधिकांश हिस्सों के अंदर भी कोशिश यही करी गई कि जर्मनी के आर्यंस बच्चे जो हैं उनको ही बढ़ावा दिया जाए। इवन पोलैंड के जो पॉलिश लोग हैं ना, यानी कि पोलैंड के जो निवासी हैं, उनको भी वहाँ से निकाला जाए और उनके घरों संपत्तियों को उनसे छीनकर, यहूदियों से छीनकर आर्यंस लोगों को दी जाए। यानी कि यूरोप के अंदर भी यहाँ पे रेशियस आप देख सकते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। और सिर्फ किस वजह से हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ही हो रहा है। तो बहुत से बुद्धिजीवियों का यही मानना था कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जबकि उनकी दूसरे की प्लेसेस पे क्या कहते हैं वो लोग छीन के रह रहे हैं, जबकि जर्मनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही विचारधारा थी। तो बहुत से ऐसे गैस चैम्बर देखने को मिले थे जिसमें यहूदी बस्तियों तक ले जाने के लिए एक तरीके की वैन बनाई जाती थी और वहाँ पे पॉलिश लोगों को और ज्यूइश लोगों को उन गैस चैम्बरों के अंदर ले जाके मार दिया जाता था। तो आम सरकार जो समय में मौजूदा सरकार थी वो इस तरीके के बिल पास करती थी और यहूदी लोगों की उस समय पे हत्या बहुत बड़े क्षेत्रों के अंदर करी जा रही थी और उन्हें ज़्यादातर बड़े पैमाने पर मारा जा रहा था। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्मनी के अंदर यहूदियों की और पॉलिश लोगों की और बहुत से जिप्सी लोगों की हालत ख़राब थी और कैसे उनको रहना पड़ रहा था। सो दिस इज़ इट इन दिस पार्ट। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको हमारे ब्लॉग जो आपको हमारे वेबसाइट के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ इट इन दिस पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।